Hello everyone. Today we are going to discuss about law of constant proportion. Law of constant proportion is represented by J.L. Proust in 1799, and this rule experimentally proved by the Stars and Richards. The law of constant proportion experimentally finally proved by the सेल्फ लैबोरेटरी। जो रूल्स जेल प्राउस्ट ने 1799 में रिप्रेजेंट किया, उस रूल्स को कंप्लीटली अपनी लैब में रिसर्च के बेस पर फुली फाइनल बताया कि जो ये रूल्स है, ये रूल्स रियली में परफेक्ट है, कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं बता दूं, इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, जो मैंने बताया था कि बहुत टाइम तक ये रूल्स हमारे साथ नहीं चलेगा, आगे जाके ये गलत हो जाएगा, और वो गलत भी हुआ है। बिकॉज जब भी कोई कंपाउंड होता है, अगर वो फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट हो रहे होंगे। एलिमेंट्स जब एक दूसरे से आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शंस होती है, जहाँ से कुछ एनर्जी अराइज होती है। वो एनर्जी अराइज होने में मास का भी रिएक्टेंट लॉस हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट का जो मास मेरे को मिलता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास दोनों सेम नहीं होते, तो वो रूल आगे जाके गलत होता है। बट यहाँ पे ये रूल कभी भी गलत नहीं होगा, ये रूल फाइनली चलेगा। इस रूल को हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर आपको ये रूल कंप्लीट करवा दे रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ। आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, लिख के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by mass। मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो भी कंपाउंड मिलता है, उस कंपाउंड्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट का जो रेशियो बाय मास होता है वो ऑल टाइम सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। सबसे पहला एग्जांपल आपको देते हैं हम वाटर का। वाटर H2O है, और इस H2O का अगर देखेंगे, एक H का मास होता है 1, यहाँ पे 2H है तो H2 का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही यूनिट है ऑक्सीजन की, तो मास इसका 2 AMU होगा और इसका AMU होगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये AMU होता है मास की यूनिट। तो टोटल अगर इनका रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन बाई ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 1 जा 1 और 2 6 तो 1:8, यानी 1:8 का है। ये वाटर को फाइंड करने का कितना मेथड है? बहुत सारा मेथड है। एक बारिश से पानी आ रहा है, एक नल से पानी ले रहे हैं हम लोग, टैप वाटर ले, एक सी वाटर ले लें, एक रिवर वाटर ले लें, एक वेल वाटर ले लें, सारे के सारे वाटर ही हैं। तो जो टैप वाटर है, जो रेनी वाटर है, या जो सी का वाटर है, या जो रिवर का वाटर है, वाटर तो सारे एक ही होंगे। और इस वाटर के अंदर जो कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा, इनका जो मास होगा, वो उस मास का रेशियो हाइड्रोजन ऑक्साइड में, यानी कि वाटर के अंदर सेम होगा। चाहे वो पानी, जो पानी है, उस पानी के अंदर 1:8 का रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो जो पानी पीने वाला उसमें भी 1:8 होगा, और जो पानी हम टैप वाटर ले रहे हैं वो भी होगा, जो सी वाटर ले रहे हैं उसमें भी रेशियो विल सेम। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हमने लिया कार्बन और साथ में लिया ऑक्सीजन, और इस कार्बन और ऑक्सीजन से हमने क्या किया, कंबाइंड करा दिया और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे। ठीक, एक हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अभी तो ये बताया कि कोई भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन मास के कंपेयर में सेम होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो मास का रेशियो है, ये कभी भी
सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। सोर्स पे डिपेंड ना करने के पीछे जैसे बताऊं कि वाटर हमने कहा कि सी वाटर लिया और रेन वाटर लिया, तो एक तो हमने समुद्र का पानी लिया और एक रेन का वाटर कलेक्ट कर लिया, तो सोर्स डिपेंड नहीं करता इसके मास के ऊपर, इसके रेशियो के ऊपर, बिकॉज कंपाउंड कोई भी होंगे वो कंटेंट्स एग्जैक्टली हर टाइम क्या होंगे, सेम ही होंगे। दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द फाइंड सोर्स। तो ये कार्बन था, ऑक्सीजन से कंबाइन कर कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी मिला, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिला, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाया, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ब्रेक करके बनाया। हमने एक एग्जांपल दे दिया सोडियम कार्बोनेट का, ये भी ले लिया तो यहाँ पे बनाया सोडियम ऑक्साइड और यहाँ बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स बनता है। तो सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट ये फिक्स है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स कहीं भी हो, बट मास जो होंगे, मास विल बी फिक्स, मास रेशियो विल बी फिक्स। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। कार्बन का यहाँ AMU जो है वो 12 AMU है, 12 AMU है, और इसका जो रेशियो है वो 16 AMU का है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 16 AMU का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ आ गया 32, तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा, तो रेशियो क्या आया, 3:8 का आया। इसके पास चलेंगे अगर हम, तो यहाँ भी वही होगा, कार्बन कितना है, यहाँ पे 12 है और ऑक्सीजन का 32 है, यहाँ भी कट करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 3:8 का ही रेशियो आएगा। तो रेशियो क्या है, सेम आ रहा है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे कंबाइन करके बनाया, एक इसको हीट करके ब्रेक करके बनाया, दूसरा इसको भी हीट करके ब्रेक करके बनाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो डिपेंड नहीं करता उसके सोर्स पे, या वाटर का जो कंपोजिशन रेशियो मास का है वो डिपेंड नहीं करता उसके सोर्स पे, क्योंकि ये फिक्स वॉल्यूम है। यही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन रूल। कांस्टेंट प्रोपोर्शन रूल का मतलब यही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के कंपेयर के बाद जो भी कंपाउंड्स फाउंड होता है, उस कंपाउंड्स के अंदर जो उन एलिमेंट्स के मास रेशियो होते हैं, मास रेशियो हमेशा हर टाइम क्या होंगे, सेम होंगे। दे कैन नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स, ये सोर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ इन एलिमेंट्स के मास रेशियो पे डिपेंड करते हैं। अब एक सवाल आपको करवाता हूं, यहाँ पे सवाल है, अगर इसको देख लीजिएगा आप लोग, 5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 5 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए वाटर कंपेयर करने के लिए? 5 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो बताइए। तो आप रियलिटी में क्या समझ रहे हो, 1/8 का ही तो रेशियो होता है, 1/8 का ही जो रेशियो होता है, यहाँ निकाला था हमने, 2 और 16 का करेंगे, ये टोटल 1/1:8 आएगा। अब जो रेशियो था H/O का, ये 5 ग्राम है, हाइड्रोजन 5 ग्राम है ना भाई। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, इसको हमने ले लिया x ग्राम ले लिया। अब इसको किया हमने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना हुआ, x ग्राम हुआ, और ये कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। 1/8 के हिसाब से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 40 ग्राम है। यानी अब ये 40 ग्राम मिला ऑक्सीजन। अब रेशियो देखोगे, अब रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या होता है रेशियो, ये कितना आया था, 5 ग्राम था ना, 1/8 का रेशियो है। अब यहाँ पे 5 ग्राम तो आपको ये दिया हुआ है, ये हो गया 5 ग्राम हाइड्रोजन था, और 40 ग्राम आपने निकाला ये, तो 5/40 किया तो 5 बन जाए और ये 8 आया। तो यहाँ पे भी रेशियो किसका बना, 1:8 का ही बना। जब मैंने 1/8 के रेशियो से वाटर बना रहे थे हम लोग, जब 5 ग्राम है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो बताइए वाटर कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए मेरे को, 40 ग्राम। रेशियो फिर भी निकाला जब तो 1:8 का ही आया। तो रेशियो क्या है यहाँ पे, सेम ही है। एक सवाल और देखते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट
फाइंड आउट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर प्रिपेयर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये बड़ा थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा, चेक करिएगा ठीक से। मास निकालना है आपको हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, पता नहीं है, बट 100 ग्राम वाटर मिलेगा आपको। अब क्या हुआ है, 100 ग्राम वाटर अगर आपको लेना था तो रेशियो क्या था रियलिटी में, जब आप H2 ले रहे थे और O2 ले रहे थे तो आपको यहाँ H2O मिल रहा था, H2O मिल रहा था। अब जब आपने H2 और O2 लिया था उसका रेशियो क्या था, 1:8 का था, यही बना रहा है। तो 1 ग्राम हमने ये ले लिया, 8 ग्राम हमने ये ले लिया, टोटल मिला के क्या बना है, 100 ग्राम बना है। 1 ग्राम क्या लिया हाइड्रोजन, 8 ग्राम क्या लिया ऑक्सीजन, और वाटर कितना मिल गया, 100 ग्राम मिल गया। अब अगर ये मिला तो 1 ग्राम प्लस 8 ग्राम टोटल मिला के कितना हो रहा है, 100 ग्राम वाटर दे रहा है। तो 1 और 8 कितना हो गया, 9 ग्राम, 9 ग्राम हुआ। ये टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। रेशियो निकालोगे इसका तो क्या होगा, 100/9 होगा। तो 9 1 जा 11 1 1, टोटल 11.11 ग्राम आ रहा है। अब ये 1 ग्राम जो आ रहा है